स्टूडेंट्स, आज आपको रेस्पिरेशन यानी श्वसन के सारांश को पूरा समझा देंगे। इस छोटे से वीडियो में पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगी कि रेस्पिरेशन होता कैसे है। जितने एनिमल इस दुनिया में हैं उनकी सेल में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये पूरा का पूरा बात समझ में आपको आ जाएगा मात्र इस सारांश को पढ़ करके। ठीक है, देखिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमारी शरीर में हमारी जो कोशिका होती है उस कोशिका में ग्लूकोज होता है, ये सभी को पता है। हमारी जो कोशिका है उस कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज जो होता है ये टूटता है पायरूवेट में। आपको याद कर लेना, ग्लूकोज टूटता है पायरूवेट में, एकदम लर्न कर लीजिए। पायरूवेट में टूट जाता है। ग्लूकोज किस में टूटता है? पायरूवेट में टूटता है हमारी कोशिकाओं में। लेकिन ये प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, यानी आप लिख सकते हैं इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म आप ऐसा नोट कर सकते हैं, ऐसा याद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर का जो द्रव भरा हुआ है ना उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, केवल केंद्रक द्रव्य को छोड़ करके। एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोशिका है आपकी, ठीक है। वैसे एक कोशिका हमारी आंख से दिखाई नहीं पड़ेगी। एग्जांपल मानते हैं कि एक कोशिका है ये आपके, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर छोटी सी न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे गाल्जी बॉडी है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे फिर गाल्जी बॉडी है, यहाँ पे फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे दूसरे आरएनए डीएनए जो भी चीजें हैं, डीएनए केंद्र के अंदर होता है। तो कहने का मतलब जो कुछ चीजें हैं आपकी सेल में, इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसको छोड़ करके न्यूक्लियस के बाहर का जो द्रव है, जो लिक्विड है, न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड है उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। एकदम याद कर लीजिए, आपसे कोई पूछे साइटोप्लाज्म, कई सब कोशिका के अंदर का जो द्रव होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन केंद्रक द्रव्य को छोड़ के, न्यूक्लियस के द्रव को छोड़ के, ठीक है, न्यूक्लियस के लिक्विड को छोड़ करके, न्यूक्लियस का जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के कंबाइंड रूप को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। बात समझ आ रही है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? साइटोप्लाज्म की। तो हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं। ये बच्चा जानता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कोशिकाओं में होता है। एनिमल जो जंतु हैं, जंतु की सारी कोशिकाएं रेस्पिरेशन करती हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज है पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरूवेट में। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? पायरूवेट में, C3H6O3, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है उसमें जो जितनी मात्रा में है उसको हाफ कर लीजिए। कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ 3 कर लीजिए। कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ 12 है तो यहाँ 6 कर लीजिए। ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ 3 कर लीजिए, और बैलेंस करने के लिए यहाँ ट्वाइस लगा लीजिए। तो ये बन गया हमारा पायरूवेट। अब पायरूवेट बना, अब डिपेंड करता है इसके आगे का प्रोसेस। यही आगे का प्रोसेस आपको समझना है स्टूडेंट, यही आगे का जो प्रोसेस है यही समझना है। ये समझ में आ गया, पूरा रेस्पिरेशन का सारांश समझ में आ जाएगा। देखिए सारे एनिमल, जितने एनिमल हैं वो दो टाइप के हैं। जो कुछ ऐसे भी हैं जो अनाक्सी श्वसन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चल पाएगा। तो सारा ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला जीव हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला जीव हो, मतलब चाहे आक्सी श्वसन करने वाला जीव हो, चाहे अनाक्सी श्वसन करने वाला जीव हो, ये प्रोसेस सब में कॉमन होता है। इतना प्रोसेस सब में कॉमन होगा, यानी ग्लूकोज से पायरूवेट सब में कन्वर्ट होता है। अब बात आती है, जब पायरूवेट बन गया तो अगर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, यानी अब्सेंस की बात करेंगे, अब्सेंस, ऑक्सीजन नहीं है, जो जीव अनाक्सी श्वसन कर रहे हैं, तो ये पायरूवेट कन्वर्ट होगा एथेनॉल में। ध्यान रखिएगा, पायरूवेट किसमें कन्वर्ट होगा? एथेनॉल में। ये रट लीजिए, पायरूवेट, जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट होगा एथेनॉल में। किसमें कन्वर्ट होगा? एथेनॉल में। और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनेगा एनर्जी। एनर्जी तो बनेगा ही। ये ऐसे जीव हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। जैसे हम बात कर लें ईस्ट की, तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा ईस्ट में। कहां मिल जाएगा? ईस्ट में, यानी खमीर में मिल जाएगा। तो अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन था नहीं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 था नहीं, तो O2 जब उनके पास नहीं था तो पायरूवेट कन्वर्ट हो गया एथेनॉल में। एथेनॉल का फार्मूला जानते हैं, C2H5OH, ये बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल बनेगा, अब जाके रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो इनके लिए एनारोबिक जो जीव हैं, जो अनाक्सी श्वसन करते हैं, उनका रिएक्शन ऐसे चलेगा। ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग आक्सी जीव हैं, ठीक है, तो हमारे पास अगर ऑक्सीजन है तो अब यहां देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, तो साइटोप्लाज्म में हो चुका है। अब साइटोप्लाज्म में हो चुका है, अब इसके आगे ये प्रक्रिया होगी माइटोकॉन्ड्रिया में।
किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। जितने लोग आग से श्वसन करते हैं उनका इसके आगे का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किनमें? जो ऑक्सीजन ले रहा है, यानी हम सभी जीवों में, हम सभी जंतुओं में, हम लोग प्रक्रिया क्या कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो बनेगा क्या इसमें बनेगा क्या? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और वाटर निकालता है और साथ में एनर्जी बनाता है। एनर्जी हमारी सेल्स में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है और इसी एनर्जी से सब अपना आप दिन भर का काम करते रहते हैं। तो एक एक सेल में एटीपी बन रही है, आप दिन भर का पूरा अपना काम करते रहते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। पानी का यूज है तो पानी का यूज अपना जानते ही हैं। एनर्जी का जो है आपकी बॉडी में यूज है, उसे एनर्जी से सारा काम करते हैं तो आपका वो स्टोर रहता है एटीपी के फॉर्म में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6O2। अब आप रिएक्शन बना सकते हैं कि ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज पायरुवेट में और पायरुवेट कन्वर्ट हुआ किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में। ये इनका प्रोडक्ट है, उनका उत्पाद है जो ऑक्सीजन ले रहे हैं प्रॉपर वे में ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं उनका उत्पाद ऐसे चलेगा, ठीक है, वो रिएक्शन चलेगा। उनमें भी एनर्जी बनी, उनमें भी एनर्जी बनी, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है इस प्रोसेस में, सबसे ज्यादा एनर्जी। अब एक बात और बीच में याद कर लीजिए, अगर हमारे बॉडी में किसी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो गई, अगर ऑक्सीजन कम हो गया हमारे बॉडी के किसी पार्ट में, तो वैज्ञानिक कहते हैं इन द लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम हो गया हमारे बॉडी के किसी पार्ट में, तब हमारी बॉडी में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। रट लीजिए, लैक्टिक एसिड में याद कर लीजिए स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड बनेगा, तब आपकी मांसपेशियों में, आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा। जो लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक एसिड का फार्मूला भी यही होता है, सेम यही, ये फार्मूला C3H6O3। तो इसको ट्वाइस कर लीजिए, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है, पायरुवेट का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, बाकी फार्मूला वही होता है। और एनर्जी भी बनती है, एनर्जी तीनों प्रोसेस में बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है लास्ट वाले में जिसमें ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो जब लैक्टिक एसिड बनेगा आपकी मांसपेशियों में, मसल्स में, तो इतना जान लीजिए कि आपको थकावट लगने लगेगी। आपके थकने का कारण लैक्टिक एसिड होता है। जब आपकी मांसपेशी में लैक्टिक एसिड बनता है तो आप थकना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके थकने का कारण लैक्टिक एसिड होता है। ये प्रोसेस जो बन रहा है लैक्टिक एसिड में, ये मसल्स में होता है, यानी मांसपेशियों में होता है, ये मसल्स में, मांसपेशियों में होता है ये प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस मैंने बताया? ये वाला, बीच वाला प्रोसेस। जब आप ज्यादा वर्कआउट करते हैं, जैसे जो जिम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगता है तो थकने लगता है। आप दौड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी करने के लिए मुख से भी, अपने माउथ से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं, मुख भी खोल के सांस लेते हैं। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन कम ना पड़े, इस वजह से आप इस तरीके की प्रक्रिया करते हैं, फिर भी ऑक्सीजन कम पूरा नहीं पड़ रहा है तो थक जाते हैं। तो थकने का कारण होता है लैक्टिक एसिड। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में रहेगी उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां ऑक्सीजन भरपूर है। अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो हमें ऐसे प्लांट कर लगाना चाहिए अपने घर के आसपास या घर के अंदर, ऐसे गमले रखना चाहिए जो ऑक्सीजन प्लांट हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और 24 घंटे आपके आसपास की CO2 को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस माहौल में आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये ओवरऑल एक रिएक्शन हो गया, एक समरी हो गई रेस्पिरेशन, जो हमारे हर जंतु की कोशिकाओं में होता है। तो इसको पढ़ लेंगे तो आपको एकदम फैक्ट समझ में आ जाएगा कि रेस्पिरेशन का सारांश होता क्या है, रेस्पिरेशन होता कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कैसे कैसे होता है, पहले सेल से होता है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो ये सारा प्रोसेस समझने के बाद आपको रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा स्टूडेंट।